नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव और हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। ये समय ऐसा समय है जब आप परेशान हो सकते हैं, घर में रहते रहते टेंशन में आ सकते हैं, लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आपदा को अवसर समझें। ये लाइन उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी, आपदा को अवसर समझें। आत्मनिर्भर जब भारत जैसा बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, आप लोग भी आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर इन द सेंस, इस बात का मतलब क्या है? अपने घर बैठे वीडियोस देखें, उन पर नोट्स बनाएं, टेलीग्राम पर एग्ज़ाम पेपर जो होता है, टेस्ट जो होता है, उस टेस्ट को अटेंड करें। मेरी क्लास अभी मॉर्निंग में 8 बजे शुरू होती है, आप सबको पता है। रोहित सर की क्लास शाम में 8:30 बजे होती है। उसके बाद हम लोग प्रॉपरली सैटरडे संडे को टेस्ट का प्रोग्राम रहता है। तो आप लोग इन प्रक्रियाओं को दें, आप अपना समय बर्बाद ना करें। बेटा, समय को बर्बाद करना समय की हत्या नहीं है, वो आत्महत्या है। टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है, समय बहुत आवश्यक होता है, निकल जाता है तब हमें एहसास होता है। तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब इन्हीं बातों के साथ। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, हम लोग आजकल भारत की आज़ादी का आंदोलन, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, वो पढ़ रहे हैं। हमारे देश को आज़ादी कैसे मिली, और उस आज़ादी के क्रम में हमने एक इवेंट, एक घटना पढ़ी थी, और वो घटना थी अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव। अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव। अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि ये अगस्त ऑफर 8 अगस्त 1940 को 1940 में हमारे देश के वाइसराय लॉर्ड लिथगो के द्वारा प्रस्तुत किया गया। हमारे देश के वाइसराय 8 अगस्त 1940 को हमारे देश के वाइसराय लॉर्ड लिथगो के द्वारा अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव के अंतर्गत क्या प्रावधान थे, उसमें से एक प्रावधान पर मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। उसमें था वाइसराय में बढ़ाए जाएंगे कार्यकारिणी परिषद में सेना अध्यक्ष, और वाइसराय को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। नाना प्रकार की बातें थी, लेकिन इसमें ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, अगर आपने पढ़ी होगी ध्यान से, तो लिखा था कि अनिश्चित समय मतलब अनिश्चित काल में भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। ये वाली लाइन उसमें लिखी थी अगस्त प्रस्ताव में। क्या लिखी थी? 8 अगस्त 1940 को वाइसराय लॉर्ड लिथगो ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, और इसमें यह कहा गया कि अनिश्चित काल में भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। और इसी के साथ ही जो अंग्रेजों की सोच है, जो अंग्रेजों की विचारधारा है, वो विचारधारा बाहर आ गई। क्या विचारधारा आ गई बाद में? कि भैया अनिश्चित काल मतलब कुछ पता नहीं है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, हम आज़ादी का प्रयास कर भी सकते हैं, डोमिनियन स्टेटस का प्रयास नहीं भी कर सकते। मतलब उनकी थिंकिंग क्लियर हो गई कि भैया ये कुछ करने वाले नहीं हैं, ये इनका सिर्फ उद्देश्य इतना है कि भारत के लोग कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा सहयोग कर दें, उसके बाद तो जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, जैसे ही अगस्त ऑफर आया कि हम अनिश्चित समय में भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे, और भारत के लोग क्या मांग कर रहे थे? हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, हमें पूरी आज़ादी चाहिए। बस इसी बात पर भारत में गांधी जी पर एक बड़ा दबाव, एक बड़ा प्रेशर क्रिएट हो गया। गांधी जी के ऊपर जनता दबाव डालने लगी कि गांधी जी
अब आपको एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करना चाहिए। बड़ा जन आंदोलन क्यों शुरू करना चाहिए? उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये 1930 से आप इन लोगों से पूर्ण स्वराज्य मांगते आ रहे हैं। क्या हुआ? इन लोगों ने पूर्ण स्वराज्य तो दिया नहीं। उसके बाद इन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुला लिया, दिल्ली समझौता कर लिया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बुला लिया, कम्युनल अवार्ड दे दिया, तृतीय गोलमेज सम्मेलन बना लिया, भारत शासन अधिनियम 1935 बना लिया, 1937 में चुनाव करा लिए, और बिना आपसे पूछे, बिना भारतीय नेताओं से एक बार डिस्कशन किए इन लोगों ने भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का सहयोगी घोषित कर दिया। तो गांधी जी, आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ी बेइज्जती है? अरे इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही है गुरु, हम ये चाहते हैं कि आप एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करें। गांधी जी के ऊपर ये देश की जनता का प्रेशर था, ये दबाव था कि अगस्त प्रस्ताव को देखने के बाद ये लगता है कि अंग्रेज भारत की आज़ादी पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। अरे सर, ये विचार तो छोड़िए, ये डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, और वो भी अनिश्चित समय में। इसलिए गांधी, हम आपको समझा रहे एक बड़ा आंदोलन करो। लेकिन दूसरी तरफ गांधी की सोच देखिएगा, गांधी जी की सोच देखिएगा। गांधी जी ने ये कहा, भैया देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में हमारी सरकार, अंग्रेज सरकार, वो बहुत व्यस्त है, वो उसी में परेशान है। उसे और परेशान करना, देखो, मौके का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, उसको और परेशान करना जो है वो ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वो बेचारे वहाँ फंसे हुए हैं और उसमें हम भी उन्हें परेशान करें। इसलिए प्लीज़ ये काम मुझसे ना करवाओ, मैं बड़ा जन आंदोलन नहीं शुरू कर सकता हूँ। हाँ, एक काम हम लोग कर सकते हैं, और वो काम है इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। दोबारा से सुनिएगा, अगस्त ऑफर के बाद जब अंग्रेज सरकार की यह विचारधारा क्लियर हो गई कि वह भारत की आज़ादी के बारे में कोई ठोस प्लान नहीं रखती है, तो भारत की जनता ने गांधी जी पर दबाव बनाया कि गांधी जी एक बड़ा जन आंदोलन प्रारंभ करें। लेकिन गांधी जी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेज सरकार को और परेशान करना नहीं चाहते थे। लेकिन गांधी जी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेज सरकार को और परेशान करना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक नया तरीका, एक नया सिद्धांत निकाला। और वो सिद्धांत क्या था? इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। और आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह या इंडिविजुअल सत्याग्रह। एक नया तरीका था। अब तक गांधी जी हमारे देश में बड़े बड़े आंदोलन जो कर चुके हैं, चंपारण सत्याग्रह कर चुके हैं, अहमदाबाद मिल आंदोलन कर चुके हैं, जो है खेड़ा सत्याग्रह कर चुके हैं। बारदौली सत्याग्रह में गांधी जी खुद नहीं पहुंचे थे, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेजा, लेकिन था उन्हीं का नाम है। असहयोग आंदोलन कर चुके हैं, खिलाफत आंदोलन कर चुके हैं, सबने अवज्ञा आंदोलन कर चुके, इतने बड़े बड़े जन आंदोलन कर चुके हैं। लेकिन इस बार गांधी जी जन आंदोलन करने के बिल्कुल मूड में नहीं है, क्योंकि गांधी जानते थे कि हमारी सरकार, अंग्रेज सरकार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑलरेडी बहुत परेशान है, हमें और ऐसा कुछ करके उस सरकार को परेशान नहीं करना चाहिए। इसलिए अब हम इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत क्या था? इस आंदोलन के अंतर्गत एक व्यक्ति को आंदोलन करना होता था, न कि पूरे समूह को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जन आंदोलन में क्या होता है? पूरी भीड़ चली जा रही है। लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या होता है? कोई एक व्यक्ति आंदोलन करता है, और जो व्यक्ति आंदोलन करता था उसे सत्याग्रही कहा जाता था। जो व्यक्ति आंदोलन करता था उसे सत्याग्रही कहा जाता था। और उस सत्याग्रही को गांधी जी के द्वारा आंदोलन के लिए एक नियमावली दी जाती थी। जो सत्याग्रही होता था
पहली चीज़ इंडिविजुअल सत्याग्रह में या व्यक्तिगत सत्याग्रह में या व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन में या व्यक्तिगत आंदोलन में जो व्यक्ति आंदोलन करता था उसे सत्याग्रही कहा जाता था। और सत्याग्रही को सत्याग्रह करने के लिए, आंदोलन करने के लिए गांधी जी के द्वारा कुछ गाइडलाइन दी गई थी, जिन गाइडलाइन में 2 गाइडलाइनें प्रमुख थीं। क्या प्रमुख थी 2 गाइडलाइनें? एक तो ये था कि ये जनता को, ये जो सत्याग्रही हैं ये जनता को उग्र नहीं करेंगे। उग्र मतलब समझ रहे हो ना? उग्र नहीं करेंगे। उग्र का मतलब ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे भीड़ जो है वो हिंसक हो जाए, जनता के अंदर हिंसा की भावना प्रकट हो जाए। पहला तो ये। दूसरा काम क्या करेंगे ये जो सत्याग्रही हैं भैया? दूसरा काम ये है कि ये अंग्रेज अधिकारियों को हैरान और परेशान नहीं करेंगे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज सरकार क्या थी? अंग्रेज सरकार व्यस्त थी और ऊपर से अंग्रेज सरकार ने भारत के लोगों की मांगों को भी स्वीकार नहीं किया। तब गांधी जी ने जन आंदोलन के स्थान पर एक इंडिविजुअल सत्याग्रह प्रारंभ किया, जिसमें इंडिविजुअल सत्याग्रह को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति को सत्याग्रही कहा जाता था। और दूसरी चीज़, इस सत्याग्रही को गांधी जी ने 2 गाइडलाइन दी थी। पहला तो आप जनता को उग्र नहीं करेंगे, आंदोलित नहीं करेंगे। दूसरा, अंग्रेज अधिकारियों को हैरान और परेशान नहीं करेंगे। ये 2 नियमावली गांधी जी ने रिलीज़ की थी। खैर जाने दीजिए। दूसरी चीज़ सुनिएगा, बड़ा अच्छा सा टॉपिक है। दूसरी चीज़, ये जो नियमावली थी इसके अतिरिक्त जो सत्याग्रही है वो कहाँ आंदोलन कर रहा है, इस स्थान की सूचना, इस समय की सूचना, ये पूरी जानकारी स्थानीय प्रशासन को देनी होती थी। स्थानीय प्रशासन को देनी होती थी और जब स्थानीय प्रशासन अनुमति देता था तभी वह व्यक्ति आंदोलन करता था। और इस नियमावली की एक कॉपी गांधी जी ने भारत के वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो को भी दी थी कि हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बेटा इस तरह से हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। इस तरह का उन्होंने प्रयास किया था। अच्छा, इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटेन सर, देखो बेटा ये आंदोलन क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या था, इसका मोटिव क्या था? तो इसका देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये छोटा छोटा आंदोलन कर रहे हैं आप पूरे देश में, इसका इंटेंशन क्या है? या तो बड़ा आंदोलन करते कि हमारा उद्देश्य भैया आज़ादी प्राप्त करना। इस आंदोलन का उद्देश्य न तो आज़ादी प्राप्त करना था, न पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना था। इस आंदोलन का उद्देश्य बस ये पूरी दुनिया को ये दिखाना था कि अंग्रेज झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने भारत की सहमति से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों का सहयोगी घोषित किया है। दोबारा सुनिएगा, इस आंदोलन का उद्देश्य सिर्फ ये था पूरी दुनिया के सामने ये दिखाना कि भारत के लोगों से पूछा ही नहीं गया उनको उनकी क्या अभिव्यक्ति है, उनको क्या बोलना है, ऐसा उनसे कुछ जाना ही नहीं गया। जबरदस्ती भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित किया गया है। या कह सकते हैं इस आंदोलन का उद्देश्य भारत के लोगों के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति या अपनी विचार अभिव्यक्ति या विचार देने या बोलने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी प्राप्त करना था। कभी आपसे कोई पूछे व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था, तो बेटा व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य था कि पूरी दुनिया को यह बताना कि हमसे बिना पूछे, हमारी बिना राय लिए अंग्रेज सरकार ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित किया है।
तथा इसके साथ साथ हमसे राय नहीं ली गई, हमसे पूछा नहीं गया, हमारे विचार नहीं जाने गए, यानी हमारे बोलने की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है और वही हमें प्राप्त करनी है। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के ये जो है 2 उद्देश्य थे। इस आंदोलन में आंदोलनकारी छोटे छोटे समूह बनाकर दिल्ली की तरफ चल रहे थे, इसलिए इस आंदोलन को दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा जाता है। छोटे छोटे ग्रुप, बहुत बड़े ग्रुप नहीं बनाने थे। कोई एक ग्रुप बन गया जैसे चेन्नई में, कोई एक ग्रुप बन गया कलकत्ता में, कोई एक ग्रुप बन गया कहाँ, बरेली में। तो ये आंदोलनकारी छोटे छोटे ग्रुप बना करके आंदोलन करते हुए दिल्ली की तरफ चलते थे, इसीलिए इसे दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा गया है। दिल्ली चलो सत्याग्रह के अंतर्गत छोटे छोटे समूह बना करके चलना होता था। इस आंदोलन में सबसे पहले सत्याग्रही जो थे वो थे आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे ने 17 अक्टूबर 1940 को आचार्य विनोबा भावे ने अपने पवनार आश्रम से ये आंदोलन प्रारंभ किया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा कि इंडिविजुअल सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही कौन थे। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही जो थे वो थे आचार्य विनोबा भावे, जिन्होंने अपने पवनार आश्रम से ये मूवमेंट, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो प्रारंभ किया। इनका ये पवनार आश्रम महाराष्ट्र में स्थित था। इसके बाद इन्होंने 17 अक्टूबर को ये कार्यक्रम प्रारंभ किया और 4 दिन बाद मतलब 21 अक्टूबर 1940 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। और जब इन्हें अरेस्ट कर लिया गया तो दूसरे सत्याग्रही बने जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे, लेकिन बेटा 29 अक्टूबर 1940 को इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 सत्याग्रही हो गए। पहले थे आचार्य विनोबा भावे जिन्हें 17 अक्टूबर 1942 को जिन्होंने अपने पवनार आश्रम महाराष्ट्र से ये इंडिविजुअल सत्याग्रह प्रारंभ किया, लेकिन 21 अक्टूबर 1940 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद 29 अक्टूबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने और इन्हें भी पुलिस ने इलाहाबाद में गिरफ्तार कर लिया। अब तीसरे सत्याग्रही जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें 18 नवंबर 1940 को अहमदाबाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन्हें अहमदाबाद में पुलिस ने अरेस्ट किया। इस तरह से हमारे देश में ये इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है वो छोटे छोटे तरीके से प्रारंभ हुआ। दोबारा से मैं आशा करता हूँ आपको इंडिविजुअल सत्याग्रह बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि हम ना अब जन आंदोलन नहीं करेंगे। क्यों आंदोलन नहीं करेंगे, जन आंदोलन नहीं करेंगे? क्योंकि हमारी सरकार ऑलरेडी 2nd वर्ल्ड वॉर में व्यस्त है। गांधी जी इस मौके का फ़ायदा उठाना नहीं चाहते हैं, जबकि सुभाष चंद्र बोस इस पक्ष में थे कि भाई इस आंदोलन का इसका फ़ायदा उठाया जाए, अंग्रेज़ सरकार परेशान है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम गांधी जी वाला विचार पढ़ रहे हैं। गांधी जी ने ये कहा कि कोई एक व्यक्ति सत्याग्रह करेगा, कोई एक व्यक्ति आंदोलन करेगा और उसके बाद जब उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा तो दूसरा व्यक्ति करेगा। इसकी सूचना सरकार को देनी होगी, नियमावली गाइडलाइन जारी की, आप अंग्रेज़ अधिकारियों को परेशान नहीं करेंगे, जनता को उग्र नहीं करेंगे। तो ये था इंडिविजुअल सत्याग्रह। इसका उद्देश्य था
पूरी दुनिया को ये दिखाना कि हमारी आवाज़ को दबाया गया है। हमसे पूछा नहीं गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि भारत के लोगों को सम्मिलित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए हम इस बात का विरोध करते हैं। अच्छा, इसमें आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो तीसरे सत्याग्रही थे। बेटा, इस आंदोलन के द्वारा हमें न आज़ादी मिली न पूर्ण स्वराज्य मिला। इस आंदोलन के द्वारा हमें कुछ बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई, लेकिन एक उससे बड़ी चीज़ मिली और वो ये था कि अंग्रेज सरकार को ये बताना कि भैया आप ऐसा सोचते अंग्रेज भैया कि हम भारत के लोगों को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये तुम्हारी सोच गलत है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम भारत के लोगों को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते, तो ये तुम्हारी सोच गलत है। हम भी बदल सकते हैं सब कुछ। हम चाहते तो इस दौरान इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर देते कि तुम्हें नंगे पैर इंग्लैंड भागना पड़ता, लेकिन हमने तब बड़ा आंदोलन नहीं किया। हमने अपनी जो है ईमानदारी दिखाई और हमने एक इंडिविजुअल सत्याग्रह किया, बस। बेटा, इस आंदोलन से हमें कुछ प्राप्त ना हुआ हो, लेकिन एक बड़ी चीज़ ये प्राप्त हुई कि हम अंग्रेज़ सरकार को ये दिखाने में सफल रहे कि आप हमें जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, इस आंदोलन के बाद जुलाई 1941 में वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में बड़ा चेंज किया गया। इस आंदोलन को देखने के बाद जुलाई 1941 में वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय, वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद, जैसे हमारे देश में भी केंद्र सरकार है, सेम ऐसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। इस आंदोलन के बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक बड़ा परिवर्तन किया गया। क्या किया गया? वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में क्या परिवर्तन किया गया? बेटा एक सेकंड रुकिए। जुलाई 1941 में इस आंदोलन के बाद वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय, जैसे मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, जैसे हमारे देश में सरकार है, केंद्र सरकार है, सेम ऐसी वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद होती थी। इसमें पहले थे बेटा कितने? 8 सदस्य। पहले 8 सदस्य थे, जिनमें 5 थे अंग्रेज और 3 थे भारतीय। अब ये क्या किया गया? अब वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या जो है वो कर दी गई कितनी? 13। और 13 में क्या रेशियो हो गया? 8 हो गए भारतीय और 5 हो गए अंग्रेज। और ऐसा पहली बार हुआ था जब ना बेटा भारतीयों की संख्या अंग्रेजों से ज़्यादा हुई। ऐसा पहली बार हुआ था जब भारतीयों की संख्या अंग्रेजों से ज़्यादा हुई थी। तो आज मैं आशा करता हूँ आपको ये व्यक्तिगत सत्याग्रह अच्छे से समझ में आया होगा। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा, पढ़िएगा, समय का सदुपयोग कीजिएगा। थैंक यू सो मच।